मणिभूषण हम लोगों के सबसे हमारे लाइब्रेरी के भी मेंबर हैं, और वहाँ भी और मेरे पटना यूनिवर्सिटी के सर बैठे हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी, मणिभूषण और एक और वाल्मीकि और सूर्यदेव से। तो उर्दू एक बात ये कहते हैं कि उर्दू एक बस मुस्लिम पढ़ेगा, उर्दू कोई ज़रूरी नहीं। बहुत पहले उर्दू हमारे तमाम लोग पढ़ते थे, उर्दू फारसी और गीत जो लिखी जाती थी, खत लिखा जाता था, सब उर्दू में लिखा गया होता था। तो मैं डॉक्टर मणिभूषण से ख़ास तौर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और साहित्य सर अपने खिताब करें या पेपर पढ़ें। डॉक्टर मणिभूषण जी बताइए। मैं पेपर लेकर हाजिर नहीं हो सका, इसके लिए मैं माजूर खाम हूँ। वक्त तो मिल ही गई थी, कुछ अपनी मसरूफियात और कुछ अपनी काटली दोनों का मिला जुला नतीजा है कि पेपर सामने नहीं है। लेकिन प्रवेश साहब, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि पर्चा भी आपको चंद रोज में मिल जाएगा। मेरी जो तैयारी है वो है, उसका उन्वान मैंने रखा था साहिर की नस्ल निगारी। शायर साहिर से हम लोग वाकिफ़ हैं, नस्ल में बहुत थोड़ा लिखा है, साहिर में बहुत ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके जो कुछ है वो बिल्कुल फोका बजाया हुआ है, मुस्तनद। साहिर की जो सबसे मशहूर नसरी तहरीर है वो है जंग और नज़्म, जो तरक्की पसंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के कौमी कॉन्फ्रेंस में पढ़ी गई थी। और इसमें साहिर ने जायज़ा लिया है कि दौरान जंग यानी दूसरी जंग अज़ीम जो हुई उस मौके से क्या कुछ उर्दू के शायरों ने लिखा। इसमें साहिर ने 3 ज़ाविये से बातें की। अव्वलन जब जंग का आगाज़ हुआ यानी 1939 और उसके आसपास के हालात, आखिर शोरा ने इसमें दिलचस्पी ली, इसमें सरगर्मी दिखाई। फिर दूसरा मौका आता 1942 का, जब सोवियत रूस इंग्लैंड और अमेरिका के साथ जंग में शामिल हो जाता है। हिटलर का हमला हो चुका है, तो रूस पर बड़ी तेज़ी से जर्मनी की फौजें मास्को की तरफ बढ़ रही हैं। और तीसरा मौका आता है 1943 का, जब बंगाल में चमक पड़ा। इन 3 मौक़ों को बुनियाद बना करके साहिर ने ये पर्चा पेश किया था। काफ़ी तवील पर्चा है और हर लिहाज से वक़ी और जाम। साहिर का अपना कुछ सियासी तस्वुर रहा, इससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। बजाय इसके कि उसकी तनकीद या तौसीफ़ की जाए, तस्दीक़ की जाए, मैं बस उन मौज़ूआत की तरफ आना चाहूँगा जिस पर साहिर ने बातें की। साहिर से कभी हमेशा गया कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा शायर बहुत जदीद का कौन है, तो उन्होंने इकबाल का नाम लिया था। ये भी ज़ाहिर किया था उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात। और ये जो जंग और नज़्म का पेपर था कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी बात इकबाल की शायरी से शुरू होती है। ग़ालिबन इकबाल उर्दू अदब के पहले शायर हैं जिनके यहाँ आलमी मौज़ूआत पूरे तौर पर नज़्म के सांचे में ढलते हैं। इकबाल ने अबिसीनिया पर भी लिखा है और दूसरे जो सियासी रहनुमा हुए दुनिया भर के, उन पर भी लिखा। साहिर ये सवाल उठाते हैं इकबाल की शायरी पर, इकबाल की शायरियत को समझ रहे थे, लेकिन न जाने क्यों वो खुलकर इसकी मुखालफत नहीं करते। फिर बाले जिब्रील में शामिल मुसोल्नी नज़्म का हवाला भी देते हैं। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि इकबाल जैसा शायर जो मुसोल्नी की तारीफ़ कर रहा है, अबिसीनिया नज़्म पर जब लिखता है तो ये भी कहता है कि मेरा जो फेल है यानी मुसोल्नी ने जो कुछ किया वो किस तरह से गलत। बड़ी हैरत होती है इस बात पर
और मुसोलिन तन्हा वक्त है इकबाल की शायरी में, जिस पर 2 नज़में मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इकबाल के यहाँ एक हीरो परस्ती का शऊर है, कि शदोमत से तनकीद साहिर ने अपने इस पर्चे में की। इसके बाद 1942 का ज़माना था, 42 से थोड़ा पहले 39 के आसपास से भी कई शायरों का उन्होंने जिक्र किया है, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, अपनी शायरी में आवाज़ उठाई। 42 के ज़माने को लेकर वो ख़ास तौर से अपनी बातें कहते हैं, इसलिए कि एक तरफ तरक्की पसंद थे, जिनका सिलसिला तसव्वुराती सिलसिला सोवियत रूस से जा मिलता था, और जिसके साथ हिटलर का मुआहदा हुआ था जंग नहीं करने का, और उसी पर हमला हुआ था। तो एक गो मगो की कैफियत थी। तो यहाँ पर उन्होंने उस आलमी महाज के साथ जाने का फैसला किया, जिसके साथ सोवियत रूस जुड़ा हुआ। यहाँ पर भी कई शोरा का हवाला किया, और जब कहते बंगाल का मामला आता है तो बड़ी सख्ती के साथ कई तरक्की पसंद शोरा को साहिब निशाना बनाते हैं, जैसे फैज़ अहमद सैद, वामिद नहीं, मजाज, इन दोनों का नाम आता है। ये बड़े मारूफ तरक्की पसंद शायर उस वक्त तक हो चुके थे। फिर अफसाना निगारों से मुकाबला करते हैं, जिसमें इब्राहिम जलीस और कृष्णचंद्र का नाम लेते हैं और बताते हैं कि नस्र में से ऐसे लिखने वाले हो गए, पर पता नहीं क्यों हमारे तरक्की पसंद शोरा ने मुंह बंद कर रखा है। इसी मजमून को देखते, इसी पर्चे को देखते हुए ये भी समझ में आता है, एक ज़माने में हमारे शायरों का, अदीबों का कितना वसी मुताला था, दुनिया जहाँ पर कितनी गहरी नज़र थी। इस पर्चे में चर्चिल का जिक्र आता है, चैम्बरलेन का नाम आता है, फ्रैंको का नाम आता है, और दुनिया भर की जो सियासत चल रही है जंग के हवाले से, उस सब पर साहिर बातें करते हैं। कई बार जब अदब को, हमद शायरी को देखता हूँ तो महसूस होता है कि इलाकायत के नाम पर जिस कदर हमारा मुताला महदूद हुआ है, उसी कदर हमारी इंसान दोस्ती, हमारे कलम में भी जंग लग चुका है। जाहिर है कि एक बार फिर से साहिर के इस पर्चे को देखने पढ़ने की हम सबको ज़रूरत है। एक दूसरा मजमून उनका देवेंद्र सत्यार्थी पर देखने का इत्तेफाक हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी पर ये मजमून अच्छा खासा फाका नुमा है, उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और लोकगीतों पर जो काम किया जिस तरह से उसमें वो इंगेज रहे, इस पर बात हुई है। लेकिन जो जिस तीसरे मजमून का मैं हवाला दूंगा वो है तरक्की पसंद अदीब और हुकुल वतनी। असल में ये जवाबी मजमून है जो पाकिस्तान में तरक्की पसंद अदीबों के खिलाफ बार बार अखबारों में शाया होने वाले इश्तहारनुमा मज़ामीन के खिलाफ लिखा गया था, और इसमें निशाने पर सीधे सीधे मोहम्मद हसन अस्करी को रखा है। अस्करी साहब ने ये मुतालबा किया था उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से कि आखिर इस तरक्की पसंद अदीबों को जेल में क्यों नहीं डाला जाता। साहिर का जवाब था कि ये तो कोई पुरानी बात नहीं है, दुनिया भर में तरक्की पसंद अदीब जेल जाते रहे। रॉब फॉक्स का नाम लिया था उसमें, स्पेन के हवाले से, चीन के हवाले से कई अदीबों का जिक्र हुआ। हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में अदीब जाते ही रहे। सबसे बड़ा सवाल साहिर ने ये उठाया कि क्या पाकिस्तान की आवाम को हड़ताल पर जाने का हक नहीं है। मोहम्मद हसन अस्करी को इस बात पर एतराज़ था कि ये लोग पाकिस्तान दुश्मन हैं जो हड़ताल पर गए। अपने हक के लिए हड़ताल पर जाना मजदूरों का ये बुनियादी हक है, और यही बात हिंदुस्तान में अशोक मेहता कर रहे हैं। उस वक्त के बड़े सियासतदान हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र और गुजरात उस वक्त एक ही सूबा है, तो मिली जुली सियासत जो थी उसमें अशोक मेहता का बड़ा नाम था। तो जो बात अस्करी साहब पाकिस्तान में कह रहे हैं वही हिंदुस्तान में अशोक मेहता कह रहे हैं। तो जाहिर है साहिर को इन मजदूरों के साथ ही खड़ा होना था, और उन्होंने इन्हीं के हक और मफाद की बात की। फिर ये भी कहा कि सियासत और रियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपका हमसे सियासी इख्तलाफ है, आप जेल जाने की
ख्वाहिश हुकूमत से जाहिर करें। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास खुदा हैं और आप में इतनी आबूताब नहीं बची है, आपके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि आप हमारा मुकाबला कर सकें। कुछ बातें मैं सवेरा के हवाले से कहूँगा। सवेरा रसाला पाकिस्तान में निकला करता था। इसके शुमारा 3 और 4 के मजलिस अदालत में साहिर भी शामिल थे। जो चौथा शुमारा है उसमें साहिर ने जो अदारिया लिखा है वो महात्मा गांधी की मौत के बाद का वाक़या है और उसमें वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों की हुकूमत में, उस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं, इधर से इधर सर स्विच हो गया। ठीक है सर। दोनों मुल्कों की हुकूमत ने इन फसादात से कुछ नहीं सीखा और ना ही वो कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। उनकी सारी तवज्जो इस बात पर मशगूल है कि गैर ज़रूरी झगड़ों में आवाम उलझी रहे, वो अपने हक हुकूक की बातें बिल्कुल न करें। महात्मा गांधी की मौत से उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ की आवाम उस गैर ज़रूरी फसाद से अपनी आवाम का रुख मोड़ने में कामयाब होगी। हालांकि साहिब ने ये भी उम्मीद जाहिर की उस अदारिये में कि अब दोनों मुल्कों की आवाम अपने हक की बातें कर रही है, उनमें इत्तेहाद पैदा हो रहा है और जल्दी ही कोई ऐसा भी मामला सामने आ सकता है, कोई ऐसी मसलहत की बात हो सकती है जिसमें अक़लियतों को बसाने का मामला भी आए। हालांकि साहिब का ये ख्वाब आ भी रहा, बावजूद इसके एक इंसान दोस्त सरकार की ये बातें हमें आज भी मुतासिर करती है। इसी शुमारे में जान पहचान के उन्वान से साहिब ने कुछ कलमकारों का तारुफ लिखा था। उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास, ज़हीर काश्मीरी, सैफुद्दीन सैफ, कैफी आज़मी और नाहिद आलम के नाम। कम से कम इनमें से ये 3 नाम ख्वाजा अहमद अब्बास, ज़हीर काश्मीरी और कैफी आज़मी के ऐसे हैं जिनसे हम सब लोग अभी भी वाक़फ़ियत रखते हैं और ये नाम अभी पुराने नहीं हुए हैं। ख्वाजा अहमद, और ये तारुफ जो है कोई रस्मी तारुफ नहीं है जिस तरह से किसी अदबी प्रोग्राम में या अदबी किताबों में मिला करता है। अच्छा खासा वो मज़ाहिया भी है। जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास के लिए लिखा है कि ये शख्स बड़ा ज़हीन है, रात में अंग्रेज़ी में ड्रामे लिखता है, सुबह तक उर्दू में इसका तर्जुमा कर देता है, दोपहर में इसका रिहर्सल करवा रहा होता है, शाम में ये स्टेज पर ये ड्रामा पेश हो जाता है और रात में बम्बई क्रॉनिकल के लिए रिपोर्ट लिख करके चला। जाहिर है कि अगर जो चेहरा लिखा ख्वाजा अहमद अब्बास का, तो ये लिखा कि इसके सिर पर बाल नहीं हैं, लेकिन देखकर महसूस होता है कि कभी वहाँ बाल रहे होंगे। तो इस तरह से बेहद खुश बयान शायर हमारा नस्ल में भी अपने कलम का जादू दिखाता है। ज़हीर काश्मीरी के लिए भी इसी तरह से लिखा था। इन कैफी आदमी पर जो लिखा है वो भी खासा दिलचस्प है कि अदब और प्रोपेगेंडा की जब भी बहस होती है कैफी का नाम ज़रूर आता है। 19 साल का ये सांवला नौजवान आजमगढ़ से पढ़ लिख करके आया है, अंग्रेज़ी से बिल्कुल नहीं आती है। अगर अंग्रेज़ी आती थी ये भी रूस से माइक्रोवस्की और फ्रांस से दूसरे मुसन्निफ़ीन की मिसालें दे रहा होता। अलबत्ता ये हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी का कुलवक्ती कारकुन है, वॉलंटियर है और वहाँ उसे 2 वक्त का खाना और 9 रुपये 12 आने महाना मिल जाते। तो साहिर का ये मिजाज रहा कि तारुफ भी कराएं तो कुछ ऐसा कराएं जहाँ उम्मीद भी हो, खुशी भी हो, मुसर्रत भी हो। साहिर का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। उसमें जब इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि आप कब और कहाँ पैदा हुए, तो साहिर ने ही उसमें एक सवाल जोड़ दिया, ये तो बेहद रस्मी है, आप ये पूछिए क्यों पैदा। साहिर अपने ताल्लुक से कोई इस तरह की बातें नहीं करता है। साहिर के मिजाज में वो कुछ वक्ती थी, वो कुछ कलामी थी जिससे मुतासिर होना आम आदमी का फिक्री।
आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, शाइया नस्ल के पहले जो उन्होंने दर्ज किया है कि हर नौजवान नस्ल को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे जो दुनिया अपने बुजुर्गों से वरसे में मिली है वो आइंदा नस्लों को इससे बेहतर और खूबसूरत दुनिया देकर का। ताहिर की यही कोशिश थी। इस कोशिश में ताहिर कितने कामयाब रहे उसका अहाता होता ही रहता है, लेकिन ताहिर के ख्वाबों की दुनिया बनने अभी बाकी है। बस इतना ही। शुक्रिया।